yesterday we have seen some part from agile methodology. Okay, Sarana screen is there. Can you all see my screen? Okay. Yes, sir. Okay. So see, yesterday we have started with what? The agile. Okay. Agile म्हणजे नेमकं काय? Then what is epic? That is the high level requirement. Story means कि जो भी epic high level requirement है उसको हम again कुछ parts में break करते हैं, है ना? That is called as what? The story. और we can say smaller kind of requirement. उसी को हम कुछ parts में divide कर देते हैं as per our duration of the project. Okay, then we have seen what are the tasks for the developer and the tester. Okay, दोनों के different tasks होंगे and both will start at the same time. हमने देखा था कि developer और tester ये scrum team या agile team का part होते हैं और ये एक साथ ही उनका task start करते हैं. Okay, as they get their stories. जैसे उनको story मिलती है, हम जो भी story पे काम करने वाले हैं, तो same story developer को भी एक assign होती है और same story tester को भी assign होती है. अब सेम का मीनिंग समझ लीजिए कि स्टोरी में क्या होगा, उस स्टोरी में कि डेवलपर को क्या कोड लिखना है रिक्वायरमेंट के अनुसार वो वहाँ पे मेंशन होता है और टेस्टर के लिए क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी इम्पॉर्टेंट है वो होती है स्टोरी में मेंशन. जनरली डेवलपर के लिए और टेस्टर के लिए स्टोरी अलग अलग ही होती है, बट इन सम ऑर्गेनाइजेशन वो एक ही स्टोरी बनाते हैं और दोनों को सेम असाइन करते हैं, बट वो मीटिंग में बताते हैं कि डेवलपर को एग्जैक्टली किस कोड पे काम करना है ना. सो ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि आपको सेपरेट स्टोरी रहेंगे इन जॉब और इन फ्यूचर, और हो सकता है कि सेम स्टोरी पे आप काम कर रहे हो. ओके, सेम स्टोरी असाइन होगी, मतलब सेम स्टोरी का बोल रहा हूँ मीनिंग कि एक स्टोरी को एक कोड असाइन होता है तो दोनों के लिए सेम कोड दिखाई देगा आपको. तो आप बोलोगे सर डेवलपर भी उसी स्टोरी पे काम कर रहा है और टेस्टर भी सेम स्टोरी पे काम कर रहा है, बस उनके टास्क उसमें कुछ अलग मेंशन होंगे. इन टर्म्स ऑफ कोडिंग होगा डेवलपर के लिए और टेस्टर के लिए होगा इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग. Okay, then we have seen like what is product owner, scrum master, what is scrum team exactly, उसमें कौन से मेंबर होते हैं, उनके टास्क क्या है. प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी अगर आप लिस्ट करोगे वन बाय वन तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग. देन वी हैव सीन द रिलीज प्लानिंग मीटिंग. अब हमको जो भी रिलीज़ करना है प्रोजेक्ट उसके लिए एक प्लानिंग होती है ओवरऑल, है ना. तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करना है. अगेन उस कंप्लीट ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल 3 मंथ होगा, उसको हम एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करेंगे. दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंट. जनरली स्प्रिंट का ड्यूरेशन 1 to 2 वीक होता है. ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट बिकॉज अगेन इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना. देन उस इंडिविजुअल स्प्रिंट में हमको क्या क्या करना है वो हम प्लान करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में, है ना. बस अब एक ही स्प्रिंट पर मैं फोकस करूँगा, है ना. तो ये स्प्रिंट में मुझे जितनी भी स्टोरीज़ पे काम करना होगा उस स्टोरीज़ पे ही मैं इस पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए सोचूंगा. अगेन नेक्स्ट स्प्रिंट के बाद जो भी स्टार्ट होगी उसके लिए जो भी स्टोरी होगा नेक्स्ट स्टोरी वहाँ पे देखूंगा. नेक्स्ट स्प्रिंट की स्टोरी को हम यहाँ पे कभी इंक्लूड करते नहीं हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट स्प्रिंट चल रही है तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होंगे आपके एग्जाम्पल स्टोरी होंगी या स्टोरी पे ही हम उतनी स्टोरी पे लिमिटेड स्टोरी पे काम करेंगे. ओके, देन वी हैव सीन दी स्टोरी पॉइंट. एग्जैक्टली स्टोरी पॉइंट क्या होता है ना. जो भी ईच स्टोरी असाइन होती है डेवलपर को या फिर टेस्टर को, तो उन सभी को हम क्या करते हैं एक एस्टिमेटेड आवर्स के अनुसार कुछ पॉइंट असाइन करते हैं, है ना. एस्टिमेटेड मतलब एक गेस ही होता है, डेवलपर का गेस और टेस्टर का गेस होता है कि उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमको कितने वर्किंग आवर्स लगते हैं. उस हिसाब से हम उसको कुछ पॉइंट असाइन करते हैं. ओके, दैट पॉइंट वी आर जनरली फॉलोइंग द फिबोनाची सीरीज और उसको फिबोनाची सीक्वेंस भी बोलते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि वर यू द पार्ट ऑफ द स्टोरी एस्टिमेशन इन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका क्या क्या आंसर देना है वो मैं एक बार और बताऊँगा. ओके, कंप्लीट ये जो अजाइल होगा उसके बाद इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल एंड हाउ टू आंसर इट. ओके, वो सब बताऊँगा मैं. तो ये हुआ आपका स्टोरी एस्टिमेशन. तो यहाँ पे डेवलपर भी उसके एंड से
स्टोरी को पॉइंट देता है और टेस्टर भी अपने अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने टास्क के हिसाब से उसको पॉइंट देता है, एंड एट द एंड जैसे मेजॉरिटी पॉइंट है जिसको कहते हैं हम वो माना जाता है. सो ऑल विल गेट सम गुड टाइम टू वर्क. ओके, देन we will see the okay we have seen the sprint backlog, I think, right? We have seen the sprint backlog मतलब एक पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए हम कितने स्टोरी कंसिडर कर रहे हैं. ये आपकी फर्स्ट स्प्रिंट है, इस फर्स्ट स्प्रिंट में कितने स्टोरी हमने कंसिडर किए हैं, है ना. स्टोरी मतलब अगेन एक उसको रिक्वायरमेंट कहते हैं जनरली, बट हियर इन अजल वी आर सेइंग इट एज अ स्टोरी. तो कितने भी स्टोरी हमने फर्स्ट स्प्रिंट के लिए पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए लिए हैं उसको कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग. तो सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा स्टोरीज कहाँ पे होंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग में होंगे कि स्प्रिंट बैकलॉग में होंगे? कोई बता सकता है? स्प्रिंट बैकलॉग. हाउ स्प्रिंट बैकलॉग. हाउ कैन यू प्रोडक्ट बैकलॉग. प्रोडक्ट बैकलॉग में होंगे ना दोस्त. देखो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या था, ये प्रोडक्ट ओनर ने एक जो भी लिस्ट बनाई थी पूरे रिक्वायरमेंट की, सभी रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल क्लाइंट से उसके 100 रिक्वायरमेंट थे, तो सभी रिक्वायरमेंट को अगर वन बाय वन लिस्ट करूँ तो वो सभी को क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट बैकलॉग कहेंगे, है ना. अब उसमें से मैंने बस 3 ही स्टोरी लिए है मेरे फर्स्ट स्प्रिंट के लिए. आउट ऑफ 100 आई हैव जस्ट टेकन द 3 स्टोरीज फॉर माई फर्स्ट स्प्रिंट. तो वो 3 स्टोरी को हम कहेंगे स्प्रिंट बैकलॉग. तो आप बताओ कि स्प्रिंट बैकलॉग बड़ा होगा कि प्रोडक्ट बैकलॉग बड़ा होगा? प्रोडक्ट बैकलॉग. प्रोडक्ट बैकलॉग होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट बैकलॉग में आपके सभी स्टोरीज इंक्लूडेड है, ऑल पॉसिबल स्टोरीज. ओके, सो ये जनरल क्वेश्चन है, ये आपको वर्बली समझने चाहिए, इसको कोई टेक्निकल लॉजिक. सर रिपीट करायचे जरा क्वेश्चन. बरं आपण कालपर्यंत जे पाहिलं मी ते आता रिपीट केलं आणि सांगतोय की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट सर हिंदी में बोलिए ना. यस एग्जाम्पल क्लाइंट ने उसकी कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट ओनर को बताया है ना. प्रोडक्ट ओनर मतलब यहाँ पे उसका टेक्निकल मीनिंग होगा बिजनेस एनालिस्ट. तो प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, सभी रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट ये वर्ड यूज़ नहीं करना है आपको, स्टोरी समझ लीजिए, वो सभी स्टोरीज़ को वन बाय वन क्या करेगा, लिस्ट आउट करेगा. तो अगर प्रोडक्ट ओनर सभी स्टोरीज़ को वन बाय वन लिस्ट आउट करता है तो उस सभी को हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग. अल्टीमेटली इसमें सभी स्टोरी इंक्लूडेड है. क्लाइंट ने जितने भी उसके रिक्वायरमेंट बताई है उसको हमने स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया है और उसको लिस्ट कर दिया है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग. अब हम जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम स्प्रिंट में काम करते हैं, है ना, स्प्रिंट में. तो फर्स्ट स्प्रिंट के लिए मैंने आउट ऑफ 100 3 स्टोरी ही कंसिडर की कि मैं इस बार स्प्रिंट में 3 स्टोरी पे काम करूँगा और क्लाइंट को उसका डेमो दूंगा या फिर जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर होगा या प्रोटोटाइप होगा वो मैं डिलीवर करूँगा. तो वो 3 स्टोरी को हम कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग. तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा कि स्प्रिंट बैकलॉग बड़ा होगा कि प्रोडक्ट बैकलॉग. तो बड़ा क्या होगा, प्रोडक्ट बैकलॉग. स्प्रिंट बैकलॉग में लिमिटेड या फिर कमिटेड स्टोरी होगी. कमिटेड मतलब आपने एग्री किया था क्लाइंट से कि फर्स्ट स्प्रिंट के लिए मैं आपको 3 स्टोरी पे काम करके दूंगा. ओके, सो ऑलवेज प्रोडक्ट बैकलॉग इज बिगर देन द स्प्रिंट बैकलॉग. ओके ओके सर. ओके, नाउ देखो स्प्रिंट बैकलॉग तो समझ में आया कि इन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग वी विल कमिट सम स्टोरी टू द क्लाइंट. ओके, और उसी को हम कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग. नाउ कंसिडर इन फर्स्ट स्प्रिंट लाइक वी agile team means the developer tester. Generally we are working on 3 stories. Okay, and for any reason, for any challenge, for any issue हमने थर्ड स्टोरी पे काम स्टार्ट किया था बट उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए. ओके, हमारे पास स्प्रिंट के लिए 3 वीक थे, तो हमने फर्स्ट 2 वीक में 2 स्टोरी पे काम किया. तीसरे स्टोरी पे हम काम कर रहे थे थर्ड वीक में, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी टेक्निकल या फिर कोई भी इशू के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाई है. ओके, देन उसको हम क्या करेंगे, उस स्प्रिंट बैकलॉग में से एक स्टोरी को उठा के नेक्स्ट स्प्रिंट में मोल्ड कर देते हैं. अल्टीमेटली अभी नेक्स्ट स्प्रिंट में हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि उसका भी हमने डिसाइड किया था कि उसमें 3 स्टोरी लेना है. तो जो स्टोरी बच गई थी आपकी स्प्रिंट 1 में से वो क्या होगी, स्प्रिंट 2 में इंक्लूड होगी. ओके, स्प्रिंट 2 में इंक्लूड होगी.
बट दिस इज़ व्हाट लुकिंग वेरी सिंपल। फिर क्या भी कोई भी क्या करेगा कि यार ये स्टोरी पे काम नहीं होगा कि हम इसको नेक्स्ट में इंक्लूड कर देंगे। बट इसके लिए डेवलपर को और टेस्टर को प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, किसको, स्क्रम मास्टर को, कि इस स्टोरी पे काम क्यों नहीं हुआ है। देन स्क्रम मास्टर वो किसको बताएगा, बिजनेस को, मतलब क्लाइंट को बताएगा। एंड इफ क्लाइंट एग्री देन इट्स ओके। अगर क्लाइंट नहीं एग्री होगा तो वहाँ पे वो रिजेक्ट करेगा। देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर वो उसको लगा कि आपने जो भी जस्टिफिकेशन दिया है वो जेन्यून नहीं है, वाई, बिकॉज फर्स्ट वो आस्क करेगा आपको कि आप स्प्रिंट बैकलॉग में जितने भी स्टोरी आपने कमिट किए थे वो तो आपने एस्टिमेशन देने के बाद ही दिए थे, तो फिर क्यों, अगर आपको थर्ड स्टोरी पे काम करना था तो वो क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर उसको जस्टिफाई लगा तो वो एक्सेप्ट करेगा और कहेगा कि उस स्टोरी को आप नेक्स्ट स्प्रिंट में मोल्ड दीजिए या फिर मुझे करके दीजिए, अदरवाइज ही कैन रिजेक्ट। जनरली रिजेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज जो इशू हमको आते हैं स्टोरी में मे बी समटाइम्स फ्रॉम दी बिजनेस साइड, बिकॉज उनकी स्टोरी कुछ चेंज हो रही होती है या फिर क्लियर नहीं होती है या फिर उस पर अभी भी उनका डिसीजन फिक्स नहीं होता है। ये जनरली रीज़न होता है ना, किसी भी स्टोरी को होल्ड करने के लिए या फिर उसका कंप्लीट ना होने का रीज़न क्या होता है कि आपको बिजनेस से उसका पूरा लॉजिक, पूरी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुई थी। ओके, क्योंकि उनके पास ही उसका डिस्कशन चल रहा था। बिजनेस भी एक ही नहीं होता है, मतलब क्लाइंट एक नहीं होता है, उस क्लाइंट की एक टीम होती है। तो उन टीम में वो एक मीटिंग लेके डिसाइड करते हैं कि इस स्टोरी में हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए था। अगर वो उनके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो अल्टीमेटली डेवलपर या टेस्टर उस पर पूरा कंप्लीट काम नहीं कर सकता। तो उस केस में वो कहते हैं ओके, ये जो बचा हुआ आपका स्टोरी है ये मुझे नेक्स्ट स्प्रिंट पे आप कंप्लीट करके दीजिए। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ फ्लेक्सिबल। ये हमको सभी चांसेस फर्स्ट दो मॉडल में नहीं थे, वाटरफॉल मॉडल में और वी मॉडल में, है ना, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, दी डेली स्क्रम मीटिंग। अब डेली स्क्रम मीटिंग के नाम से पता चलेगा ये स्क्रम टीम के साथ होती है या अजाइल टीम के साथ होती है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट आपका स्क्रम मास्टर और उसके बाद डेवलपर और टेस्टर, ये तीनों, है ना। तो ये डेली होगी तो इसका ड्यूरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, दैट इज समवॉट 15 to 20 मिनट्स मान लीजिए। ये डेली मीटिंग होगी आपकी, जितने भी वर्किंग डेज हैं आपके, मंडे टू फ्राइडे एग्जांपल लीजिए, तो ये 5 दिन ये आपकी डेली स्क्रम मीटिंग होगी आपकी स्क्रम टीम के साथ। सो इन दिस टीम हु आर इन्वॉल्व, स्क्रम मास्टर, बराबर, जो स्क्रम टीम का हेड कह सकते हैं हम उसको। देन हो गए आपके डेवलपर्स और एज टेस्टर आप। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्कस क्या करते हैं कि आपका डेली जो प्रोग्रेस है अपने स्प्रिंट में, ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टोरी असाइन कर दी और उसका फीडबैक या उसका अपडेट कोई नहीं पूछेगा। तो डेली आपने क्या काम किया है, क्या प्रोग्रेस किया है, वो डेली आपको पूछा जाएगा एंड वी हैव टू डिस्कस इन दिस डेली स्क्रम मीटिंग। ओके, नेक्स्ट होता है कि ब्लॉकर्स कुछ है क्या। ब्लॉकर्स मीन्स फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट करना था और टेस्ट के लिए कुछ डेटा चाहिए था। ओके, आपको टेस्ट करना है और टेस्ट के लिए कुछ डेटा चाहिए था। अगर वो डेटा आपको नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, अब उसका एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे फ्लिपकार्ट लीजिए एग्जांपल। ये आपका एक वर्किंग सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे और इसमें रिक्वायरमेंट थी कि आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे सभी प्रोडक्ट दिखने चाहिए थे, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी आइटम नहीं दिख रहे हैं, है ना, कुछ हेडफोन मिसिंग है या जो भी आइटम्स मिसिंग है। देन एट दैट टाइम यू कैन से इट इज़ अ ब्लॉकर फॉर मी, कि मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस कारण। तो वो आपके जो भी इशू है, सिंपल इशू, उसको हम स्टैंडर्ड टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे टेस्ट में कहते हैं ब्लॉकर, बिकॉज इट इज़ ब्लॉकिंग यूर टेस्टिंग। तो आपको बताना होगा कि दिस इज़ द ब्लॉकर। फिर वहाँ पे स्क्रम मास्टर वो डेवलपर से डिस्कस करेगा, फिर या फिर कुछ डेटा प्रोवाइड ना हो तो वो बिजनेस से मांगेगा, और इस तरीके से वो ब्लॉकर सॉल्व करने का एम होता है यहाँ पे अपना। और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आप बताओगे कि यस शुभम, डू यू हैव एनी डाउट। सर समझो हमें ब्लॉकर का प्रॉब्लम आया तो हम डायरेक्ट डेवलपर से डिस्कस नहीं कर सकते क्या? देखिए, डेवलपर का काम क्या था बताइए मुझे। कोडिंग लिखना। कोडिंग लिखना। अब आपको प्रॉब्लम क्या आया था कि आपके पास डेटा नहीं है, है ना, डेटा हाँ। नहीं है। तो वो क्या करेगा
सिंपली आपने डेवलपर को पूछा भी तो वो उसके कोड में जाएगा, और कोड में से ये डेटा जो होता है ना, ये डेटा क्रिएट करने का काम डेवलपर का नहीं होता, ये डेटा ऑलरेडी कस्टमर से आया होता है, बस उसको कोड में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, समझ लीजिए। ओके देखिए, ओके हाँ, ये जो ब्लूटूथ है ना, ये जो ब्लूटूथ हेडफोन दिख रहा है आपको, यस इसका कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड का कुछ पार्ट, इसका अगर कोड लिखना है उसको डेवलपर को, तो वो यहाँ पे लिखेगा, है ना। देखिए आपका उसका ये मीनिंग समझ मत लीजिए, बट आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो CE ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट लिखा है ना। यस यस तो डेवलपर ये कोड लिखते समय यहाँ पे टाइप नहीं करता ये कि CE स्पेस ट्रूली, ये क्या करता है, कुछ एक्सेल शीट से डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट करता है। अब वो एक्सेल शीट उसको किसने दी थी, क्लाइंट ने दी थी कि मुझे 10 टाइप के ब्लूटूथ हेडफोन दिखने चाहिए थे। अगर वो डेटा नहीं होगा तो वो सिंपली आपको क्या रिप्लाई देगा कि इन टेबल्स और इन एक्सेल शीट आई एम नॉट गेटिंग दैट डेटा, बेटर वी कैन डिस्कस विद स्क्रम मास्टर। देखो उसके पास अगर उसका सोल्यूशन होगा तो वो बताएगा, बट जनरली डेटा नहीं होने का सोल्यूशन डेवलपर के पास नहीं होता है। डेवलपर तो बस कोड लिखता है ना, वो डेटा नहीं लिखता है कितना डेटा चाहिए था उसको। तो अगर वो उसके कोड में चेक करेगा कि उसका कुछ एलिमेंट उसके कोड में दिख रहा है या नहीं, अगर दिख रहा है तो वो बोलेगा कि डेफिनेटली इट शुड बी ऑन UI, मतलब आपको भी दिखना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसका डिफेक्ट डालिए। अगर आपको भी दिख नहीं रहा है और डेवलपर को भी नहीं दिख रहा है तो वो कहेगा कि हम स्क्रम मास्टर से डिस्कस करेंगे आज की मीटिंग में, इट इज़ ब्लॉकिंग अवर टेस्टिंग और डेवलपिंग ऑल्सो। ओके डन, क्लियर, चलो। सो क्लियर। okay, thank you. So we are putting whatever the blocker we are facing in our testing or in developing. Developer उसका blocker बताएगा, development के लिए क्या blocker है वो भी बताएगा। Okay, then simply we will discuss कि like last 24 hours में हमने क्या किया है, and next 24 hours मतलब मीटिंग स्टार्ट होने के बाद जो भी आपका रिमेनिंग वर्किंग टाइम होगा उसमें आप क्या करोगे, है ना, ये डिस्कस भी उसमें किया जाता है। ओके, एंड ब्लॉकर रिलेटेड थिंग्स। तो अब आपने ब्लॉकर बताया कि मेरे पास डेटा नहीं है, तो फिर स्क्रम मास्टर किसी और को इंक्लूड करेगा मीटिंग में कि जो डेटा प्रोवाइड करने वाला था मेंबर, उसको इंक्लूड करेगा और उसको फिर पूछेगा कि आप हमारे टेस्टर और डेवलपर के लिए ये डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो आप बताओ कि इसको आप कब तक प्रोवाइड करोगे। सो वो भी उसको एक ETA देता है, मतलब एस्टिमेटेड टाइम कि कितने टाइम में वो उसको डेटा प्रोवाइड करके देगा, ताकि डेवलपर और टेस्टर उस पर नेक्स्ट काम कर सके। तो ये आपकी डेली स्क्रम मीटिंग होती है, दैट मीन्स डेली, ओके, विदाउट एनी गैप। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डेली स्क्रम मीटिंग में कोई डाउट है किसी में? इफ यू हैव डाउट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। आई होप कि किसी को डाउट नहीं है। ओके ओके किसी को डाउट है? कीर्ति, कीर्ति डू यू हैव डाउट? ब्लॉकर डेफिनेशन, ओके, और किसी का डाउट था? ओमकार, सर स्टोरीज आप एक बार एक्सप्लेन कर दो स्टोरीज का। स्टोरीज क्या होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरीज मतलब होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, क्लाइंट ने जो आपको रिक्वायरमेंट दी है उसको हम अलग वर्ड में स्टोरी कहते हैं, बस सिंपल याद रखिए। इन अजाइल वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड रिक्वायरमेंट, इंस्टेड ऑफ रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग द वर्ड स्टोरी। सो एग्जाम्पल, इफ योर क्लाइंट हैज़ गिवन 100 रिक्वायरमेंट तो हम उसके 100 स्टोरी बनाएंगे। पहला डाउट क्लियर हुआ आपका जो आपने पूछा था? और सर स्प्रिंट? ओके, स्प्रिंट होता है कि एक छोटा ड्यूरेशन, मतलब 1 या 2 वीक का, जिसमें हम आपके स्टोरी पे काम करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट था इन शॉर्ट स्टोरीज, उस पर अगर हमको काम करना है तो हमको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है, 2 या 3 वीक का, तो उसको हम कहते हैं स्प्रिंट। ओके, डन। आपने जिसने डाउट पूछा था वो एक बार रिप्लाई देंगे तो सही होगा ना? ओके, नो इशू। एंड ब्लॉकर डेफिनेशन, ब्लॉकर मीन्स
एनी इश्यूज यू आर फेसिंग ड्यूरिंग योर वर्क मीन्स टेस्टर होगा तो उसके लिए टेस्टिंग वर्क होगा, डेवलपर होगा तो उसके लिए डेवलपमेंट वर्क होगा। ब्लॉकर मीन्स जो भी इशू, मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में स्पेशली ये ब्लूटूथ जो हेडफोन है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है और आपको टेस्ट करना है, तो इट इज़ अ ब्लॉकर। बिकॉज आपकी टेस्टिंग में क्या है, इशू है कि आपको डेटा ही नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि आपने इसके लिए टेस्ट केस लिखा था कि मुझे एक ये जो है CW2L वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट ये दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखाई दे रहा है। सो टेस्टर के लिए ये होगा इशू टेस्टिंग में, या ब्लॉकर जिसको हम कहते हैं। और डेवलपर के लिए क्या होगा कि उसके कोड में इसका कोई पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये स्टोरी का पार्ट था, मतलब कस्टमर से रिक्वायरमेंट थी, तो डेवलपर के लिए भी ये इसका डेटा नहीं होना, ये है उसके लिए ब्लॉकर। तो ब्लॉकर में सिंपली आपके टेस्टिंग या डेवलपमेंट के टाइम में जो भी आपके टेक्निकल इश्यूज़ रहेंगे, टेक्निकल इश्यूज़, ओके, इट्स नॉट लाइक कि हेल्थ इश्यूज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इट्स नॉट अ ब्लॉकर, राइट। टेक्निकल इश्यूज़, आपके काम में जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, दैट इश्यूज़ आर डिस्कस्ड एज ट्रीटेड एज द ब्लॉकर। सो कीर्ति, आपका डाउट क्लियर हुआ? आई होप इट्स क्लियर, राइट, ओके, थैंक यू। सो डेली स्क्रम मीटिंग आपको पता चलेगी। देन स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ओके। नाउ देखिए, यू हैव कंप्लीटेड द स्प्रिंट, आपने स्प्रिंट कंप्लीट कर दी, दैट मीन्स आपने तीनों स्टोरी पे जो भी कमिटेड स्टोरी था उस पर काम किया और वो काम कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि आपके इंटरनल टीम में भी उसको एक बार दिखा दिया कि हमने तीनों स्टोरी पे काम किया है और ये प्रोटोटाइप या वर्किंग सॉफ्टवेयर ऐसा दिख रहा है, ऐसा काम कर रहा है। अब उसके बाद हम देते हैं वो डेमो एक बार, किसको देते हैं, प्रोडक्ट ओनर को, मतलब जो बिजनेस से कनेक्टेड था या जो क्लाइंट से कनेक्टेड था, उसको एक बार डेमो देते हैं। अल्टीमेटली उसको पता चलेगा कि हाँ यार, कस्टमर ने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी या स्टोरीज बताई थी उसके ऊपर काम हो चुका है, पार्ट ऑफ द स्टोरीज। इफ़ ही इज़ ओके देन व्हाट विल हैपन कि वो हम वो कस्टमर को देने वाले हैं, है ना। तो कस्टमर को भी हम क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। आफ्टर दैट टुडे मीन्स उसके बाद टुगेदर वी विल डिस्कस कि उस स्प्रिंट में क्या सही से हुआ। मतलब हो सकता है कि हमने वो स्प्रिंट एक टाइम के पहले कर दी, 2 या 3 दिन पहले कर दी, तो दैट वी विल डिस्कस कि हाउ वी हैव अचीव्ड इट, कि हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, ओके। ये सब स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, ओके। दिस मीटिंग इज ऑल्सो कंडक्टेड व्हेन द स्प्रिंट इज कंप्लीटेड। मे बी आपने नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट की होगी और उसके स्टार्टिंग में हमने ये मीटिंग अरेंज की है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो लास्ट स्प्रिंट में हमने क्या अच्छा किया, व्हाट वेंट वेल, ओके, व्हाट चैलेंजेस वी हैव फेस्ड इन द फर्स्ट स्प्रिंट। कुछ चैलेंज हो सकते थे, जैसे मैंने अभी बताया ब्लॉकर्स। आप बता सकते हैं कि प्रीवियस स्प्रिंट में हमको काफ़ी सारे ब्लॉकर्स आए कि डेटा अवेलेबल नहीं था, तो दैट विल बी अगेन मार्क डाउन और लाइक नोटेड डाउन बाय योर स्क्रम मास्टर ऑल्सो कि डेटा इशू बहुत आ रहा है हमारे टेस्टर को और डेवलपर को, ओके। अगर आपने कोई स्टोरी पे उस स्पेसिफाइड स्प्रिंट में काम नहीं किया होगा तो वो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो क्यों हुआ था। इट मे बी द डेटा इशू और इट मे बी वॉट एवर द टेक्निकल इशू, आपको कोड जल्दी से नहीं मिला था डेवलपर के पास, जो भी हो वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और इस सभी पे अगर जो भी इशू आए थे तो उस पर इम्प्रूवमेंट एरिया, व्हाट आर द पॉसिबल इम्प्रूवमेंट एरिया, है ना, कि डेटा जल्दी आने के लिए हम पहले ही डेटाबेस टीम से ईमेल कर सकते हैं क्या, या फिर उनको पहले ही इंस्टीमेट कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट 3 स्प्रिंट पे काम करने वाले हैं और इस 3 स्प्रिंट का डेटा आप प्लीज़ रेडी रखिए। सो दीज आर सम व्हाट इम्प्रूवमेंट एरिया ऑन विच वी विल डिस्कस इन दिस स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। सिंपली जो हुआ था उसका हम क्या करते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। जो भी अच्छा हुआ था वो भी हम नोट डाउन करेंगे, जो चैलेंजेस या ब्लॉकर फेस किए थे वो भी नोट डाउन करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम सब एक डिस्कस करते हैं, ओके। सो इसमें कोई डाउट है? अगेन, व्हाट इज द डाउट इन स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग? Can you please explain once improvement area? Improvement area, okay. What are the improvement area? For example, you have faced the challenge like you are not having the data, okay. आपने पहले स्प्रिंट में ये फेस किया कि मुझे मैक्सिमम टाइम डेटा का इशू आ रहा था कि डेटा अवेलेबल नहीं था,
ओके, डेटा अवेलेबल नहीं था, तो वो आपका क्या था, एक इशू था, एक चैलेंज था। तो वो चैलेंज फेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्प्रिंट में अगेन मुझे डेटा इशू ना हो, तो वो एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट माना जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि आप नेक्स्ट स्प्रिंट में काम करने वाले हो और दो, जैसे ये फर्स्ट स्प्रिंट में आपको इशू आया था, तो आप क्या करोगे, एक टीम होती है डेटाबेस टीम, है ना, जिसके पास कंप्लीट डेटा होता है ना, तो उनको आप पहले ही इंटीमेट कर दोगे कि थ्रू मेल कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट 3 स्प्रिंट, और उसको स्टोरी भी आपको पॉसिबल अगर पता होगी तो बता सकते हो, या एटलीस्ट नेक्स्ट स्प्रिंट की स्टोरी पता होगी तो आप बताओ कि इस स्टोरी पे हम काम करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो भी डेटा मुझे लगेगा टेस्टिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए, वो हम क्या कहेंगे, इम्प्रूवमेंट एरिया में मानेंगे कि प्लीज़ बी रेडी विद द डेटा और काइंडली प्रोवाइड द डेटा इन दी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ताकि हमारा जो टेस्टिंग या डेवलपमेंट है वो प्रोसेस अफेक्ट ना हो। सो इट्स अ इम्प्रूवमेंट एरिया। डन, क्लियर? Yes, sir. Now next concept is the scrum board. Okay? अब स्क्रम बोर्ड होता है सिंपली ऐसा होता है, जो आपकी डेली स्क्रम मीटिंग होने वाली थी ना, तो वहाँ पे आपका स्क्रम मास्टर एक उसके जैसे जीरा टूल था ना, तो जीरा टूल में भी हम एक स्क्रम बोर्ड यूज़ करते हैं, है ना, स्क्रम बोर्ड। तो स्क्रम बोर्ड में क्या होता है, देखिए ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है वो, है ना, स्क्रीन पे उसके 5 ऐसे लगभग सेक्शन बने होते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेक्शन में होता है कि इस प्रिंट में हम कितने स्टोरीज रखे थे, लिस्ट होती है उनकी, कि आप वो स्टोरी पे बस क्लिक करोगे तो वो स्टोरी ओपन हो जाएगी, तो ऐसे 5 स्टोरी की लिस्ट होगी स्टोरीज की कॉलम में। नेक्स्ट, किस कारणवश हमको एक स्टोरी पे काम नहीं करना है, बिकॉज क्लाइंट से उसका कंप्लीट जस्टिफिकेशन नहीं आया था, तो हमको कितने स्टोरीज पे काम करना है, वो स्टोरीज हम लिखते हैं टू डू में, मतलब जो हमको करनी है, और उस स्टोरी के सामने नाम भी होता है, किसका होगा, कैन यू गेस, उस स्टोरी के सामने किस पर्सन का नाम होगा? कैन एनीवन टेल मी? हाँ, डेवलपर या टेस्टर का? डेफिनेटली डेवलपर और टेस्टर का नाम होता टेस्टिंग है। पर्सन। करेक्ट, हर टेस्ट स्टोरीज के सामने रिस्पेक्टिव टेस्टर का या डेवलपर का नाम होता है, ताकि स्क्रम मास्टर को पता चले, वो डेली स्क्रम मीटिंग में आपको कोई भी स्टोरी का इम्प्रूवमेंट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि एग्जांपल आपका नाम होगा रोहित, तो आपने ये स्टोरी पे क्या काम किया है, वो पूछेंगे वो इस बोर्ड के इंफॉर्मेशन से। ओके, तो यहाँ पे हर स्टोरीज के साथ डेवलपर और टेस्टर का नाम होता है, जो उनको इस प्रिंट में करनी होती है, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ टू डू, आपको करना है उस पर काम। अब वो क्या करेगा, टू डू में नाम लिख दिया, तो वो स्क्रम मास्टर यहाँ से उठा के उसको बस ऐसे पुट कर देगा यहाँ पे इन प्रोग्रेस कॉलम में कि आपने काम उस पर स्टार्ट किया है, और आपके भी ईमेल पे या आपके स्क्रम बोर्ड पे आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि यू शुड वर्क ऑन दीज स्टोरीज, ताकि आपको भी ऑफिशियली पता चले कि आप कौन से स्टोरीज पे काम कर रहे हो इस प्रिंट में। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस होता है। अब इन प्रोग्रेस होगा तो ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये टेस्टर के लिए है ना, टेस्टिंग करेगा तो, और डेवलपर के लिए होगा तो इसका टाइटल होगा डेवलपमेंट। तो टेस्टिंग मतलब इन प्रोग्रेस है, तो इन प्रोग्रेस मतलब एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि कभी कभी इसको कोडिंग भी बोलते हैं, है ना, जैसे डेवलपर काम कर रहा हो तो यहाँ पे कभी कभी कोई स्क्रम बोर्ड पे आपको डेवलपमेंट भी नाम होगा। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्टिंग होगा। तो यहाँ से डेवलपर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये डेवलपमेंट का कॉलम है, मान लीजिए इन प्रोग्रेस मतलब डेवलपर हो रहा है, तो डेवलपर का काम होते ही वो क्या करेगा, यहाँ से ये स्टोरी को यहाँ शिफ्ट कर देगा टेस्टिंग में। फिर आपको पता चलेगा कि यार टेस्टिंग पे मेरी स्टोरी आ गई है, मतलब उसका कोड रेडी है, मतलब डेवलपर ने उसका पूरा कोड क्या कर दिया है, रेडी कर दिया है। तो आपका काम स्टार्ट होगा टेस्टिंग का, आपने उसके पहले ही टेस्ट केस वगैरह सब लिख ली थी, आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे, और जैसे टेस्टिंग स्टार्ट होगा उसको आप डन मतलब कंप्लीट मोड इस बकेट में रखोगे, इसको जनरली बकेट कहते हैं, यू हैव टू शिफ्ट टू दी डन बकेट। और यहाँ पे जब होगा तो सभी को इंटीमेशन जाता है कि इस स्टोरी पे कंप्लीट काम हुआ है। तो इट्स सिंपली व्हाट, स्क्रम बोर्ड मतलब आपकी प्रोग्रेस एक विजुअल बोर्ड पे शो होती है, कितने स्टोरीज थे, किसके लिए असाइन थी, उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक आई है, टेस्टिंग कहाँ तक आई है, और कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो ये स्क्रम बोर्ड होता है जो आपके डेली स्क्रम मीटिंग में, ये आपकी मीटिंग में स्क्रम मास्टर आपको प्रेजेंट करेगा और बताएगा। इवन आप भी देख सकते हैं मुझे ये स्टोरी पे काम करना था बट ये स्टिल डेवलपमेंट में,
तो अगर आपको पता है कि यार स्प्रिंट खत्म होने वाली है तो आप उसको ब्लॉकर बता सकते हैं कि मुझे तो अभी तक कोड मिला ही नहीं है, तो मैं टेस्टिंग कब करूँगा. ओके, सो फॉर दैट रीज़न वी आर कंडक्टिंग द डेली स्क्रम मीटिंग. आपका इशू ये भी हो सकता है कि डेटा तो छोड़ो, मेरे पास अभी कोड ही नहीं आया, तो मैं टेस्ट क्या करूँगा. ओके, सो ये है आपका स्क्रम बोर्ड. अब एडवांटेज ऑफ अजाइल देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव्स यूर टाइम एंड कॉस्ट. अल्टीमेटली हम इसको वेरी फास्ट करते हैं, बिकॉज जैसे स्टोरी आ जाती है तो आप टेस्टिंग के प्लानिंग में लग जाते हो और डेवलपर डेवलपमेंट के प्लानिंग में लग जाता है. तो ये पैरेलली काम हो रहा है तो आपका टाइम बचेगा. कॉस्ट कैसे बचेगा? बिकॉज अल्टीमेटली इन IT इंडस्ट्रीज जो भी आपका काम होता है वो आवरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है आपके सैलरी पर्पज़ के लिए भी, है ना. तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है ओवरऑल वो हम टाइम पे डिपेंड करते हैं कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी. सो इसलिए इसकी अगर हम अजाइल प्रोसेस है वो कम टाइम में कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वालिटी विल बी एंश्योर्ड प्रॉपरली. देखो क्वालिटी क्यों इम्प्रूव होगी? बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा. जैसे स्क्रम मास्टर होगा जिसको पहले से पता होगा डेवलपमेंट कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होता है, और यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट्स में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूव होगी. आप एक साथ 100 स्टोरी पे काम कर रहे हो और एक साथ 3 स्टोरी पे काम कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा वो 3 स्टोरी के समय ज़्यादा होगा, बिकॉज आपके पास लिमिटेड काम है और एक सफिशिएंट टाइम भी है. तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. क्वालिटी मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो कम से कम डिफेक्ट या डिफेक्ट फ्री आपके कस्टमर को डिलीवर होगा. ओके, यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज जो कहते हैं ये कोई भी लेवल पे एक्सेप्टेड है. जैसे आप टेस्टिंग कर रहे थे एग्जांपल मान लीजिए, और वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो बस आप क्या करोगे, उस स्टोरी पे काम करना उस समय के लिए स्टॉप कर दोगे, और वो स्टोरी कहाँ पे जाएगी, अगेन बकेट में जाएगी, मतलब कहाँ पे, स्प्रिंट बैकलॉग में जाएगी. और स्प्रिंट बैकलॉग में उसका जस्टिफिकेशन होगा कि यहाँ पे कुछ कस्टमर के चेंज थे और हम इस स्टोरी को नेक्स्ट स्प्रिंट में कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे हम तुरंत बोल नहीं सकते कि हम टेस्टिंग रोक देंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. जो भी रिमेनिंग स्टोरी थी उसके रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिलेगा. जो नेक्स्ट स्टोरी थी, जो बची हुई स्टोरी थी, हम उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में इंक्लूड कर देंगे. सो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपको एज अ टेस्टर, एज अ डेवलपर ऑल्सो, है ना. ये पूरी टीम को, अजाइल टीम को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है स्टिल आप काम कर सकते हो उस स्टोरी को नेगलेक्ट करके मतलब उसी स्प्रिंट को नेगलेक्ट करके, बस नेक्स्ट स्प्रिंट में वो स्टोरी आपको आनी है वापस, तो उस पर जो भी इशू था वो सॉल्व होके आएगी और उस पर आप काम करोगे. तो यहाँ पे चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है एज अ क्लाइंट को या कस्टमर को. ओके, हियर वी आर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब क्यों? जैसे कोडिंग काम स्टार्ट हो रहा है वैसे भी टेस्टिंग का काम भी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे स्टोरी किस पे क्या काम कर रहा है ये सभी को पता था. पहले के मॉडल में क्या होता था कि आपका BRS बन रहा है, SRS बन रहा है, आपको तब कुछ भी नहीं पता था. फिर SRS बनने के बाद डिज़ाइन हुआ, फिर कोडिंग हुआ, फिर कोडिंग के लास्ट फेज में आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर आ रहा है टेस्टिंग की, बट उसके पहले आपको कुछ नहीं पता था कि आपको क्या क्या आने वाला है एग्जैक्टली, कैसी प्रोसेस चल रही थी. बट यहाँ पे क्या है, स्टोरीज मिलने से बाद तुरंत ट्रांसपेरेंसी, मतलब डेवलपर को भी उस पर काम करना है और टेस्टर को भी काम करना है, और वो भी साथ में फ्रॉम day 1. ओके, दैट्स वाई वी आर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो. ओके, और स्प्रिंट मतलब क्या है कि आप उसको एक वर्किंग सॉफ्टवेयर दे रहे हो, भले ही वो छोटा हो, जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो हर स्प्रिंट में उसको क्या मिलेगा, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर मिलेगा. सो यहाँ पे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. ऐसा नहीं कि उसको 3 महीने के बाद कंप्लीट एक प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब सॉफ्टवेयर मिलेगा जो वर्किंग हो. उसका जो भी सॉफ्टवेयर था रिक्वायरमेंट, तो उसको हमने कुछ पार्ट में कन्वर्ट करके उसको स्प्रिंट के एंड में दे दिया, तो उसको हैप्पी रहेगा बिकॉज उसको कुछ पार्ट मिला है. ही कैन वर्क ऑन इट. अगर उसमें कुछ उसको डिफिक्ट मिलता है तो वो बता सकेगा ताकि हम उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में कवर कर सकें. That's why today maximum like near about all the projects are following this agile model. So any doubt till this एक बार पूछ लीजिए मुझे, किसी को कोई डाउट होगा.
सर क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो 3 मीटिंग होते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग और फर्स्ट आता है। तो देन क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट किस में रहेगा? चलो मैं वो भी कवर करने वाला था। ये क्वेश्चन के बावजूद इस कंटेंट में कुछ डाउट है? हाँ सर, एक और चीज़ थी हाँ सर, बोलिए। तो स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ऑनर ये अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं ना करेक्ट इंडस्ट्री में? हाँ अलग अलग होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑनर कस्टमर से जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो लेता है सर, ओके सर। करेक्ट करेक्ट देन स्क्रम मास्टर का डेजिग्नेशन रहता है जो सबको मैनेज करता है कि मैनेज अजाइल करता टीम है कैसे वो, वर्क हाँ करेगी। जो अजाइल टीम होती है उसको मैनेज करता है वो। ओके फाइन सर, थैंक यू। डन। चलो अभी आपका जो डाउट था वो मैं बताने वाला था इन प्रैक्टिकल वे। इसके बावजूद किसी का डाउट है कुछ और इस कंटेंट पे? सर मतलब क्लाइंट की रैंडम बेसिस पे रिक्वायरमेंट आई तो कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि नेक्स्ट स्प्रिंट में लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट? हाँ नेक्स्ट स्प्रिंट पे लेते हैं, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। और कस्टमर को भी यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज भी कभी कर सकता है और इंक्लूड भी कर सकता है, नई रिक्वायरमेंट भी दे सकता है। अगर हमको लगा कि फिजिबल है इस स्प्रिंट में तो हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, अगर हमको लगा कि वो फिजिबल नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में या उसको एक टाइम बोलेंगे कि ये हमको और दो नेक्स्ट स्प्रिंट में हमको करना होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी प्लान किया है। अगर वो एग्री है तो ओके, अदरवाइज हम कुछ स्प्रिंट को कम, स्प्रिंट बैकलॉग को कम करके उसको इंक्लूड कर देंगे। डन। सर अगर ब्लॉकर आता है, हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए। अगर ब्लॉकर आता है तो डायरेक्टली हम स्क्रम मास्टर को इन्फॉर्म करते हैं या टीम लीड को? अब यहाँ पे टीम लीड कहाँ पे मैंने कंसेप्ट यूज़ किया, आपने कभी सुना टीम लीड? मतलब टीम लीडर को? टेस्टिंग के टीम लीडर को ना? यस। हाँ तो देखो टेस्टिंग के टीम लीडर को भी आप तो बताओगे और उसको पता भी होगा। अगर उसने कहा कि जेन्युइन है ब्लॉकर तो अल्टीमेटली आप वो भी कह सकता है डेली स्क्रम मीटिंग में, टीम को भी बता सकते हैं या आप भी बता सकते हो। अब ये कहाँ पे डिपेंड होता है, मैं इसका एक क्लियर एग्जाम पिक्चर लूँगा ये एग्जाम्पल में। ओके जस्ट ध्यान दीजिए अभी स्क्रीन पे। ओके ऑल कैन सी माई स्क्रीन? यस। ओके यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब रियल सिनेरियो है। मैं ये जो बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री के सिनेरियो है, ये कोई नहीं बताता है, कहीं भी नहीं बताएंगे आपको। ओके आप है टेस्टर, ओके यू आर वर्किंग इन कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल TCS में आप काम कर रहे हो, एग्जांपल एज अ टेस्टर। अब TCS के पास प्रोजेक्ट है, TCS के पास प्रोजेक्ट किसका है? फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ USA मान लीजिए, उसके पास बैंक ऑफ USA का एक प्रोजेक्ट है। ओके अब बैंक ऑफ USA का प्रोजेक्ट है तो वो क्या करेंगे कि मल्टीपल टेस्टर उनको लगेंगे, उनको लग रहे हैं फॉर एग्जांपल 4 डेवलपर लग रहे हैं, ओके 3 टेस्टर लग रहे हैं उनको, टेस्टर लग रहे हैं और अल्टीमेटली ये सभी टीम के लिए क्या होगा, एक स्क्रम मास्टर होगा, राइट? होगा कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? यस। यस ओके। अब देखिए बैंक ऑफ USA के टीम में जो टेस्टर है वो टेस्टर कंपलसरी नहीं कि TCS से होंगे, वो कंपलसरी नहीं है कहाँ से होंगे, TCS से होंगे। हो सकता है उनके पास एक जो आप है वो TCS से है, एक है कोई एग्जांपल मान लो कॉग्निजेंट से है एग्जांपल, और एक है आपका HCL से, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए ये तीनों अलग अलग कंपनी के हैं, आपको इनसे कुछ लेना देना है नहीं एज अ कंपनी, बस आप एक टीम के मेंबर हो और टेस्टर हो, दैट्स ओके। आप काम कर रहे हो स्क्रम टीम में। अब ये सभी जो टीम मैंने बताई स्क्रम टीम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी दोस्तों? इंडिया में होगी कि USA में होगी? इंडिया में। दैट्स रॉन्ग, वही तो आपका कन्फ्यूजन है। बैंक ऑफ USA का प्रोजेक्ट है तो ये पूरी टीम USA में, मतलब USA के टाइम में काम करेगी, मतलब अल्टीमेटली ये सभी इंडिया में हो सकते हैं या आपका स्क्रम मास्टर हो सकता है USA से, और आपके सभी टेस्टर कहाँ से हो सकते हैं, एग्जांपल इंडिया से हो सकते हैं, या फिर आप इंडिया से हो और ये दोनों USA से हो सकते हैं। यहाँ भी डेवलपर 2 USA से और 2 इंडिया से। बट मैंने USA क्यों कहा? बिकॉज यू आर वर्किंग इन USA शिफ्ट। एग्जाम्पल फ्रॉम 2 PM to 10 PM आप काम कर रहे हैं,
ओके, जस्ट गिव अ मिनट, someone try to join. ओके, तो देखिए आपकी स्क्रम टीम जो है ये यूएसए के टाइम से काम कर रही है ना? डन? यस। ओके, तो आपके डेली स्क्रम टीम का जो मीटिंग होने वाला है वो कब होगा? एग्जाम्पल अगर दिन के स्टार्ट में होना होगा तो वो होगा आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 5 PM होगा। आप बोलोगे यार मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ 2 और आप टीम की मीटिंग ले रहे हो 5, बिकॉज यूएसए का टाइम आप अगर देखोगे तो वो हमारे से अभी के टाइम से वो 1.5 घंटा आगे है, बट नाइट का टाइम होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 8 बज रहे हैं तो उनके पास 9:30 AM है, AM मॉर्निंग टाइम, तो ये टाइम से उनकी मीटिंग हो रही है। तो इस टाइम पे हम ये सभी लोग 4 डेवलपर, 3 टेस्टर और एक स्क्रम मास्टर हम काम कर रहे हैं। तो हमारी डेली स्क्रम मीटिंग या स्प्रिंट ट्रस्ट जो भी हमारे सब मीटिंग थे वो यूएसए के टाइम शेड्यूल से होंगे, मतलब अपने शाम में होंगे। ओके, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आप टीसीएस में काम कर रहे थे, आपका एक मैनेजर भी तो होगा टीसीएस से, जिसने आपको रिक्रूट किया टीसीएस के लिए। अब उसकी मीटिंग एक अलग मीटिंग होती है जिसमें क्या होगा, बस उसके अंडर जितने भी टेस्टर्स हैं, 5 टेस्टर होंगे उसके अंडर, जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कोई यूएसए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके अंडर 5 टेस्टर होंगे। अब ये 5 टेस्टर्स का जो भी इनपुट उसको लेना है उसके लिए वो इंडियन टाइम में मीटिंग शेड्यूल करेगा। फॉर एग्जांपल 2 बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, तो सभी टेस्टर की 2 बजे स्टार्ट हो रही है, तो वो 2:15 को एक मीटिंग स्टार्ट करेगा। अब बताओ मुझे कि यहाँ पे आपकी टीम में क्या चल रहा है वो नहीं बताओगे, ब्लॉकर्स वगैरह क्या है, इसको बस बताओगे कि यार मुझे अभी क्लाइंट ने एक स्प्रिंट पे काम करने के लिए बोला है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उसको और 2 वीक में मैं ख़त्म कर दूँगा। बस ये सिंपल अपडेट देना है यहाँ पे पीएम को आपको। यहाँ पे आपके ब्लॉकर्स वगैरह कोई बताना नहीं। तो ये आपकी डेली स्क्रम मीटिंग नहीं हुई। ओके, आपकी स्क्रम टीम कहाँ पे है? आपके प्रोजेक्ट क्लाइंट के पास है या उस शिफ्ट में। तो दिस इज़ योर स्क्रम टीम मीटिंग, सॉरी डेली स्क्रम मीटिंग। ये भी डेली होगी आपकी, बट ये जस्ट एक रिपोर्टिंग मीटिंग है आपके पीएम को जो आपके कंपनी से है। अब ये बैंक ऑफ अमेरिका ये क्लाइंट है और बैंक ऑफ यूएसए, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भी है आपके क्लाइंट है, और इस क्लाइंट के ये जो है ये वेंडर माने जाते हैं, वेंडर्स HCL, कॉग्निजेंट जितने भी ये क्या माने जाते हैं, वेंडर माने जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपका क्लाइंट क्या करता है, कभी भी एक वेंडर से ही ह्यूमन रिसोर्स नहीं लेता है, वो अलग अलग वेंडर से लेता है। ओके, अब आपका डाउट क्या था एक बार आप वापस पूछिए, जिन्होंने पूछा था कि सभी मीटिंग के लिए क्लाइंट प्रेजेंट होता है या नहीं, बराबर? राइट। तो आप यहाँ पे देखिए मुझे बताइए, ये जो जितनी भी मैंने मीटिंग बताई थी यहाँ पे क्लाइंट हर मीटिंग में नहीं होगा। हर मीटिंग में क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखो प्रोडक्ट ओनर ने सभी रिक्वायरमेंट या जो भी स्टोरीज थी वो कहाँ से ले लिए, क्लाइंट से ले लिए। वो उसने किसको बताई होगी, स्क्रम मास्टर को, और स्क्रम मास्टर मतलब ये स्क्रम टीम से लेके वो काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्लाइंट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी डेली मीटिंग होनी है या आपकी स्प्रिंट के बाद मीटिंग होनी है, तब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे क्लाइंट यहाँ पे हमेशा, बिकॉज वी आर वर्किंग नाउ और हमको क्लियर है सब क्लाइंट से। हाँ, अगर आपके कुछ डाउट्स है रिक्वायरमेंट को लेके जो क्लियर नहीं है तो आप स्क्रम मास्टर को बताइए, स्क्रम मास्टर वो प्रोडक्ट ओनर को बताएगा और प्रोडक्ट ओनर बिजनेस से उसका क्लैरिफिकेशन मांग लेगा। बट यहाँ पे क्लाइंट नहीं होता है। हाँ, आपको क्लाइंट को एक डेमो देना होता है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी अजाइल मीटिंग। उसकी कोई मीटिंग नहीं होती, बस एक फॉर्मल मीटिंग होगी, वहाँ पे आपको दिखाना है कि आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर क्या है। वो भी आपका सीनियर टेस्टर जो होता है उसको डेमो देता है, ऐसे नहीं कि आपको देना होता है। तो बस उस टाइम पे क्लाइंट पिक्चर में आएगा कि उसको देखना था कि आपके अजाइल टीम ने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया वो एग्जैक्टली काम कर रहे थे। बट उसके बाद क्लाइंट कोई भी मीटिंग में पार्ट नहीं लेता। डन? कुछ डाउट है? एनी डाउट? Now why I was saying you should be good in the communication. See, you are working in agile team and here like many from us many our team members may from other countries, right? And the universal language we are using for communication is English. So जैसे आपने बोला कि मुझे कुछ ब्लॉकर है तो मैं ये टीम लीड को बताऊंगा या स्क्रम टीम में बताऊंगा, तो टीम लीड को ही बताना पड़ेगा पहले। तो अगर
वो आपकी लैंग्वेज समझता है तो आपने उसको लोकल लैंग्वेज में बता दिया, एंड ही विल एक्सप्लेन द सेम इन इंग्लिश in your daily scrum meeting. If you are good in communication, also you can directly tell your blockers in the meeting. वो उसी के लिए होती है. So that's why your communication plays very important role here in testing, because you are getting maximum time to connect with the client or your scrum team, and it's not possible always they can also speak Hindi or your local language, right? So better you should work on your communication as well. And if you are good in communication, ultimately आपको एक वो कॉन्फिडेंस देगा और आप क्या कर सकते हो कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आपके परफॉर्मेंस में. अदरवाइज आपको कुछ ब्लॉकर्स भी है या कुछ इश्यूज भी है तो आप कंजर्वेटिव रहोगे, वो ज़्यादा शेयर नहीं करोगे, एंड अल्टीमेटली वो आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है कि आप ना कुछ डिफेक्ट बता सकते हो या आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं, तो आप इफ़ेक्टिवली आपका जो भी इश्यूज़ है, जो भी आपका फीडबैक है वो नहीं दे सकते. सो फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग कि स्लोली अपने अपने रेंज से या अपने अपने एंड से आप क्या करिए, आपके कम्युनिकेशन पे भी काम करिए, है ना. आप कुछ इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बुक्स हो सकते हैं, उसका मीनिंग समझ लीजिए, है ना. आपको कुछ ग्रामेटिकली हाई लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए, मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूँ. जस्ट आप दोस्तों से या आपके कलीग से उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए स्लोली इंग्लिश में, है ना. या आजकल इतने वर्चुअल ऐप्स भी है कि जहाँ पे आप कुछ रिप्लाई दोगे तो एक जनरेटिव एआई से आपको कुछ रिप्लाई आ जाता है. सो यू कैन यूज़ दैट टू ऑल्सो, बट बी श्योर कि आप कम्युनिकेशन पे भी डे वन से काम कर रहे हो. अदरवाइज आपको लॉस नहीं होगा, बट आपको बस डिलेड होगा आपके उस अचीवमेंट तक जाने के लिए. आपको जो भी चाहिए था जॉब, कि आपको एक नहीं 3 इंटरव्यू देने पड़े. आपको पता चला कि क्या पूछते हैं, फिर आपने उस पर काम किया, फिर आप और इंटरव्यू देते हैं. बट इफ़ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, सो आई एम वेरी श्योर कि आपको पहले 3 या 4 इंटरव्यू में तीनों के तीनों ऑफर आ जाएंगे. ओके, सो ये बेटर है कि आपको टेक्निकल के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे भी काम करना है. और यही आज एक सेग्रीगेटिंग फैक्टर है. फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी अपने बैच में 29 स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट को अभी सभी कंसेप्ट समझ में आ गए, दे कैन गिव आंसर ईजिली, बट कोई तो एक होगा कि जिसके पास कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है और वो उसको इफेक्टिवली बता पा रहा है. सो अल्टीमेटली उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के. तो रिमेनिंग स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, अगेन दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू और नेक्स्ट चांस, है ना. तो कुछ कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कुछ मतलब टास्क अपने एंड से आपको डे वन से करना है. मैं पहले से बता रहा हूँ और मैं डेली एंड तक बताऊँगा, बिकॉज बस आप 4 महीने के बाद काम नहीं कर पाओगे आपकी कम्युनिकेशन. यस, एनी डाउट हरदीप? आई थिंक यू रेज योर हैंड. यस सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ये जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये पूरा खाली है फोल्डर? अरे वो क्या हुआ है, कल आपके ईमेल आईडी लेने के बाद उन्होंने फोल्डर बनाया है. अब तो आज तक तो मैं डेली आपको व्हाट्सएप पे ही कर रहा था ना. हाँ हाँ. तो वो सभी को क्या करूँगा, अब मैं इंडिविजुअल पोस्ट नहीं करूँगा, तो उस फोल्डर में डेली मैं उसको अपडेट करते रहूँगा. आपको बस जाके देखना है डे 1 को क्या कंटेंट था, डे 2 को क्या कंटेंट. ओके, वो कल ही उन्होंने फोल्डर बनाया, उन्होंने स्ट्रक्चर फोल्डर नया बनाया कल ही. आपकी ईमेल आईडी भी लिए है ना, वो क्लास के अकॉर्डिंग फिल होता रहेगा? यस, वो मैं फिल करते रहूँगा. और चाहे तो मैं 1 लाइनर अपडेट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि आज का कंटेंट मैंने उस फोल्डर में अपलोड किया है, आपको बस जाके देखना है. अब मैं इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे नहीं पोस्ट करते रहूँगा कि आज की ये नोट्स है या आज का ये, बस आपको वो ड्राइव में जाके उसको एक्सेस करना. तो ये सर सिस्टमैटिक रहेगा? सिस्टमेटिक रहेगा, बिकॉज डेली क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे, आप नंबर ऑफ फाइल डाउनलोड करते रहोगे, वो डिलीट हो सकती है, आपको पता नहीं कि आपके मेमोरी कार्ड में, आपके इंटरनल स्लॉट में वो कहाँ पे. तो ये गूगल ड्राइव में आपको ईजी रहेगा, इसलिए वो आज किया है. अब मैं आपका क्लास होने के बाद उसको अगेन रिस्ट्रक्चर करके अब उसमें डेली उसमें डेटा आएगा, आपको जो भी होगा आपका मटेरियल्स होगा. ओके, अभी तो सर थ्योरी क्लासेस चल रहा है, अभी प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो पाएगा? अभी मुझे कुछ कंसेप्ट कवर करने दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक डेमो प्रोजेक्ट लेंगे. ओके, तो डेमो प्रोजेक्ट जब आएगा तो वो सभी मैनुअल टेस्टिंग मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल टास्क होगा. अगर मैं अभी बता दूं कि चलो भाई ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको टेस्टिंग करो, तो आपके नंबर ऑफ डाउट आएंगे कि सर इसमें टेस्ट क्या करना है और क्या करना है एग्जैक्टली बताऊँगा. तो वो सब क्लियर करना पड़ेगा मुझे. अगर मैंने कहा कि चलो ये सॉफ्टवेयर है, ये पेज है, और मैंने आज बस आपको टास्क दिया कि आप इसको टेस्ट करिए बस आज. ओके, फॉर एग्जांपल आज आपका टास्क मान लीजिए कि आपको आज क्या करना है कि फ्लिपकार्ट का ये पेज ओपन करना है, होम पेज, और ये ब्लू
वेब पेज ओपन करना है, ना कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन। और ये ब्लू स्ट्रिप जो टॉप स्ट्रिप है ना, सभी को दिखाई दे रही है? यस इसकी बस टेस्टिंग करनी है, मैंने कहा। अब बस आपको क्या क्या करना है वो आप एक लिस्ट आउट करके लाइए, या फिर अगर आपको डिटेल में काम करना है तो वो लिख के लाइए। फिर आपको ये डाउट आएगा कि यार आपने तो कहा से टेस्टिंग करना है, बट एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, वो कहाँ पे पता है मुझे। ये डाउट आएगा आपका एक 2 घंटे के बाद, जब आप इस पर विचार करोगे। चलो सर ने ये टास्क तो दिया है मुझे टेस्ट करने का, बट इस पर क्या करना है और कैसे करना है, अगर वो क्लियर नहीं तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे ना दोस्त। करेक्ट? करेक्ट। तो उसके लिए कुछ बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जब एक्चुअल काम स्टार्ट करेंगे तो अगर आप स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे तो आप लिटरली कहोगे कि बहुत लेंदी प्रोसेस है सर। ओके, तो इसलिए उसका कुछ बेस बनाना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस में आपको इंटरेस्ट आए और वो आप एंजॉय करो। ओके, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1। प्रैक्टिकल अगर आपको स्टार्ट करना है तो डे 1 से करूँगा, बट यू विल फेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और हम उसको पैरेलली भी नहीं कर सकते कि चलो मैंने SDLC बताया तो SDLC का प्रैक्टिकल बताओ। फिर भी मैं ये जो बता रहा हूँ ये SDLC का प्रैक्टिकल मोड है, ये आपको कोई नोट्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यू जस्ट सर्च ऑन द इंटरनेट कि स्क्रम या एजाइल से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो कहीं पे भी नहीं आएगा आपको। बस उसमें मीटिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट में क्या क्या करते हैं, बस ये होता है। बट एक्चुअल जो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो इंडस्ट्री में चलता है वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आंसर देने में ईजी हो। डन? एनी डाउट? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये PDF आज का है, पिछले 3-4 दिन का PDF कहाँ है सर? इसका कोई जवाब दे पाएगा कोई अदर स्टूडेंट? तो सर ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड किया है सभी। किसने जवाब दिया है, नाम बता सकते हैं? मनीष। So only Manish has downloaded the content and he gone through all the content. मैंने आपको अभी तक जितना कवर किया है उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। If you will go through all the content. सर जितना पढ़ा है उतना ही दिया है सर, बाकी का नहीं किया है, तो बाद में करेंगे। बाकी हाँ देखो, फ्यूचर का कंटेंट मैं अगर अभी दूंगा ना तो वो आपके लिए वेस्ट होगा। सिंपल एक वर्ड में बोलूँगा, वेस्ट होगा। बिकॉज आप उस पर जंप करोगे और अभी का सब छोड़ दोगे, और अभी के आपको जो क्वेश्चन आने थे वो भी नहीं आएंगे। सो मैंने पहले से कहा था कि मेरा पैटर्न ये है कि मैं आपको डेली जो प्रोग्रेस हो रहा है वही मटेरियल दूंगा। अगर मैं डे 1 से आपको पूरा मटेरियल दे दूँ तो क्या होगा, अननेसेसरी आप पेज नंबर लास्ट पेज जाके जो भी डाउट रहेंगे वो मुझे पूछेंगे डेली। अभी जैसे कल पूछा था एक दोस्त ने, पता है आपको कि प्रायोरिटी आप बात कर रहे हो सर, वो प्रायोरिटी और सेवेरिटी की बात कर रहे हो क्या, याद है? अगर मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा अभी तो आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना दोस्त। और मैं वो कंटेंट दूंगा तो डेफिनेटली वही स्टूडेंट क्या और स्टूडेंट भी पूछेंगे सर कि मुझे सेवेरिटी और ये जो है वो समझ में नहीं है, प्रायोरिटी बताइए। देन हाउ कैन आई जंप टू द कंसेप्ट डायरेक्टली? ये तभी होता है जब आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं उस टाइम पे। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली एनी मटेरियल विल इंक्रीज योर नॉलेज, बट उसके लिए भी एक टाइम होता है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जंप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो भी नॉलेज है वो एक समय में जीरो हो जाता है। ओके, डाउट क्लियर हुआ आपका हरदीप? कि आप बोल रहे कि मुझे मटेरियल नहीं मिला लास्ट 3 दिन से। हरदीप आई थिंक नहीं, मैं वो बोला ही नहीं सर, वो मैंने बोला ही नहीं था। हाँ सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो क्लास हुआ था उसका मटेरियल, इससे पहले मैं वो बोला ही नहीं। नहीं, कल का बोल रहे हो आप, जैसे मंडे टू वेडनेसडे का बोल रहे हो? हाँ सर, फर्स्ट क्लास से अब तक का, जैसे आज का तो PDF है उसमें, हाँ फोल्डर के अंदर। हाँ। वो पहले वाला फोल्डर भी उसमें ही आपने डाला हुआ है क्या? मैं खाली वो पूछ रहा था। अरे नहीं, देखिए मैंने अभी तक फोल्डर जो बनाया ना दोस्त, उसमें मैंने अभी कोई मटेरियल नहीं डाला है, क्योंकि वो फोल्डर बस कल ही बनाया है। इसके पहले मैं आपको इंडिविजुअल डे का व्हाट्सएप पे भेज रहा था, तो वो कंटेंट तो उसमें नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो आपको डेली व्हाट्सएप पे रखा था वो सभी PDF को एक फोल्डर में रख दूंगा, वही आपका आज तक का मटेरियल हो जाएगा। क्लियर? मैं वही बोल रहा हूँ ना सर। अच्छा कि अभी तो ये तो जो आज आप क्लास करा रहे हो ना, ये तो उसका तो अवेलेबल है उसके अंदर, फोल्डर के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर। बराबर। लेकिन अभी आपने जो फर्स्ट क्लास लिया था, फिर सेकंड क्लास लिया, फिर थर्ड क्लास लिया था, उसका PDF किधर है सर?
उसका पीडीएफ भी ग्रुप पे डाल दिया है सर ने, उसका पीडीएफ भी ग्रुप में ही है। आपने लेट ज्वाइन किया क्या वो सिर्फ ग्रुप से ही अवेलेबल होगा या फिर? नहीं नहीं, ग्रुप पे है वो मालूम है मेरे को, वो हाँ। ग्रुप पे ही होगा हाँ। या आप उसको एक नहीं नहीं, अब उसको सीक्वेंसली फोल्डर में भी डालोगे, वो नहीं, नहीं, पूछ रहा हूँ मैं साली। उसको ग्रुप पे अब नहीं, अब आज से जो है दोस्त, उसको मैं आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर में शेयर करूंगा, और बस शेयर, वो उसकी लिंक भी आपके व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको उस पर क्लिक करना है, ताकि आपको डेली मटेरियल का एक फोल्डर दिखेगा, रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर दिखेगा, और वहाँ पे जाके आपको सभी मटेरियल एक साथ एक्सेस करने मिलेगा। अब मैं व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं भेजूंगा। मेक सेंस? क्लियर हुआ सर ओके? स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप इंडिविजुअल कनेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। रोहित सर, हाँ बोलिए। वो पेज निकल गया जिसमें सर आपने रियल सिनेरियो दिखाए थे, 3 डेवलपर और टेस्टर हो गए। ये जो पेंट पे बोल रहा हूँ ना मैं, या राइट। अच्छा वो भी, अच्छा नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूँगा, वो भी दूंगा। मैं क्या सोचता था कि वो कंसेप्ट आपको समझ गया है। नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मैं। ओके। मुझे वो पूछना था कि जो आपने सर सिनेरियो बताया था हाँ हाँ कि क्लाइंट के मेरे मल्टीपल वेंडर्स रहेंगे टेस्टर्स के, हाँ सर। हाँ हाँ तो जैसे सर प्रोजेक्ट जो रहेगा डेवलपमेंट का, हाँ वो हाँ। सर किसी एक वेंडर के पास होगा ऐसा? नहीं नहीं, डेवलपमेंट के टीम में भी जो डेवलपर मेंबर रहेंगे वो भी अलग अलग वेंडर से हो सकते हैं। ओके। ये क्यों तो करते हैं क्लाइंट, इसका इस- मैं रीज़न बताता हूँ कि देखो यार, अलग अलग वेंडर से वो पर्सन ले रहे हैं, तो उनको वो अलग अलग सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी तो उनका कॉस्ट देखेंगे ना। इसलिए वो जनरली ट्राई करते हैं अलग अलग वेंडर से लिए, और उनकी चॉइस वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओके, उसको हम इंटरफेयर नहीं कर सकते दोस्त। मीन्स दो सिनेरियो हो सकते हैं, कभी कभी एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट टीम हो सकती है और कभी कभी मल्टीपल हो सकती है, ऐसा भी रहता है रियल सिनेरियो में ना? नहीं, मल्टीपल टीम नहीं, टीम तो एक होगी, मेंबर्स अलग अलग वेंडर से भी हो सकते हैं, एक वेंडर से भी हो सकते हैं, या एक टीम में एक मेंबर भी हो सकता है। ये भी आपको सिनेरियो कल जाके मिल सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट टीम है बट उसमें अभी एक ही बंदा बचा हुआ है बस। या सर क्लियर हो गया। तो अगर जैसे मल्टीपल मेंबर्स होते हैं हाँ। तो सब अपने रिक्वायरमेंट को स्क्रम मास्टर को देते हैं, देन वो भी टीम को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं उसके ऊपर। सर अपनी रिक्वायरमेंट स्क्रम मास्टर को क्यों देंगे? क्योंकि सर आपने कहा था कि वो प्रोडक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट कस्टमर से लेता है, देन हाँ, वो स्क्रम मास्टर को प्रोवाइड करता है, और वो Yes. स्क्रम मास्टर उसको स्टोरी फॉर्म में बना के अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट करता है काम के लिए। वही कहना चाह रहा था। Yes, मल्टीपल मेंबर्स रहेंगे सर, मल्टीपल डेवलपमेंट मेंबर्स रहेंगे, डेवलपर मेंबर्स रहेंगे, मल्टीपल वेंडर्स है, हाँ सबके प्रोडक्ट मैनेजर जो होंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे स्क्रम मास्टर को, हाँ हाँ, ताकि वो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या करेगा स्क्रम मास्टर, यहाँ पे स्टोरीज जब असाइन करता है तभी नंबर 1 स्टोरी डेवलपर 1 के लिए होगी, नंबर 2 स्टोरी डेवलपर 2 के लिए होगी, ऐसे उसको असाइन कर देगा यहाँ पे। ओके, और ये आपके स्क्रम बोर्ड पे अलग अलग लेवल पे मूव होगी डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोग्रेस, और वो डेली पूछेगा आपको कि ये स्टोरी पे काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसका काम होता है कि स्टोरी को आगे करना। अगर यहीं पे स्टोरी सब रहेगी तो स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस कॉलम में क्यों है, वो कंप्लीट पे क्यों नहीं आई। तो डेली मीटिंग में आपको कॉल करके बताएगा कि यार XYZ आपका नाम क्या है, तो आपको यार ये स्टोरी मूव करनी होगी, आपने इस पर काम किया, तो आप कहोगे हाँ, तो ये इन प्रोग्रेस में रखो, ऐसा कहेगा। आपको कहेगा कि उस स्टोरी पे आपने काम कंप्लीट कर दिया है तो डन में डाल दीजिए उसको उठा के। इस तरीके से काम होता है इसमें। ओके, ताकि उसको प्रोग्रेस पता चले। एनी डाउट? और कोई डाउट है किसी की? नो। अजून कोणाची काही डाऊट No, आहेत sir. का? नाही सर. रिअल टाइम सिनारिओ किंवा मटेरियलवरून काही डाऊट असेल तर विचारा मला, काय प्रॉब्लेम आहे. सर अभी और कल कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है इसमें? अभी हम देखेंगे STLC, अब एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अब SDLC देखा हमने कि डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा था। अब टेस्टिंग में एक्चुअली आप एज अ टेस्टर काम कर रहे हो तो आपको स्क्रैच फर्स्ट प्रोसेस से लेके तो लास्ट प्रोसेस तक एग्जैक्टली क्या टास्क होते हैं आपके टेस्टर के। ओके ओके सर. सो मैं अभी जो आपका ये नया गूगल ड्राइव लिंक बना है उस पर अभी तक फ्रॉम डे वन तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सैटरडे को जो आपका सेशन होता है उसका मैंने PDF दिया था आपको, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, है ना। तो मैं मंडे से आपको डेली रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो वो आपकी सभी रिकॉर्डिंग
और अभी तक जो कंटेंट हुआ है उस सभी का मटेरियल मैं एक बार आपको गूगल ड्राइव में पूरा एक साथ कंसोलिडेट मटेरियल मैं उसमें पुट करता हूँ, और उसकी लिंक ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन पे है। फिर भी मैं आपके कंफर्टेबल होने के लिए वो एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दूँगा। ओके, व्हाट्सएप पे डन। किसी ने कोई डाउट पूछा था चैटिंग में? सर एक बार फ्रेशर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिल करिए, एप्टीट्यूड एंड कॉल। ओके, देखिए फ्रेशर मतलब एक फ्रेशर का भी क्या होता है, डेफिनेशन समझ लीजिए या कंसेप्ट कि आप इस मतलब 23 में पास आउट है ना, जुलाई में, तो यू आर ट्रीटेड एज अ फ्रेशर। तो फ्रेशर का जब रिक्रूटमेंट होगा तो उसके लिए मतलब उनकी हर कंपनी की मेथोडोलॉजी अलग होती है। सभी कुछ लोग कहेंगे कि आपको टेस्टिंग का या फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट या आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसे कुछ टास्क देके आपको रिक्रूट कर देंगे, या अगर उनको टेक्निकल कंटेंट का ही ज़्यादा चाहिए तो एक सिंपल एप्टीट्यूड जस्ट फॉर रेफरेंस या जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वो ले लेंगे, बट टेक्निकल आपको ज़्यादा पूछेंगे बिकॉज उनको रेडी टू यूज़ एम्प्लॉय चाहिए था। तो इस केस में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इफ़ यू आर गुड इन एप्टीट्यूड तो अल्टीमेटली आप उसको क्रैक कर ही दोगे और टेक्निकल को भी करोगे, या मीनवाइल अगर आपको अपनी साइड स्ट्रॉन्ग से एक्सप्लेन करनी है तो आपको खुद ही बोलना पड़ेगा कि दो आई एम फ्रेशर बट आई एम वेरी गुड विथ इट्स बेसिक्स, मैंने ये बेसिक किया है। और एग्जांपल आप एक्स्ट्रा कह सकते हो कि इन माई कॉलेज डेज आई हैव वर्कड और आई हैव परफॉर्म द इंटर्नशिप फॉर दिस प्रोजेक्ट। और इसके आगे भी जाके आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो कि सर मैंने जो भी ऑनलाइन अवेलेबल डेमो प्रोजेक्ट थे वो मैंने खुद से काम किया है उस पर, सो आई एम गुड विथ इट्स व्हाट ऑल फंक्शनलिटी। तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि इस डेमो प्रोजेक्ट के लिए सर मैंने टेस्टिंग करने के लिए एग्जैक्टली क्या किया था। इफ़ दे आर वेरी कन्विंस देन दो यू आर फ्रेशर बट दे विल गेट इम्प्रेस विद यू, ओके, और वो आपको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग नहीं है उतने, तो आप ऐसे कंपनी के लिए देखिए कि जो पहले फिल्टर आउट जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एप्टीट्यूड इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप उस वे से भी जा सकते हैं। यू विल हैव नंबर ऑफ चॉइसेस, और हालांकि की रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग होती है। इट्स नॉट सेम कि उनके लिए एक टेस्ट है वो देना है और आप ज्वाइन होंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये आपको स्लोली स्टडी करके आएगा कि आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, किसकी क्या प्रोसेस होती है। ये सभी आजकल आपके लिंक्डइन पे या उसी वेब पेज पे कहीं भी सर्च करोगे तो उसकी प्रोसेस बता दी जाएगी क्या क्या होती है, जनरली हाउ दे रिक्रूट द फ्रेशर्स। तो उस पर आपकी स्ट्रैटेजी बनाओ। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि आपको एग्जाम्पल अप्लाई करना है TCS को, और TCS कंपल्सरी पता है अगर एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन लेता ही है और आप बस टेक्निकल प्रिपेयर होके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके चांस कम हो जाएंगे। ओके, सो आपको थोड़ा सा फोकस्ड प्रिपरेशन करना है। हर कंडीशन के लिए एक ही सॉल्यूशन नहीं मैच होगा दोस्तों। ओके, आपको करना क्या है उसके बिहाफ आपको आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन या फिर आपका अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज एक ही अप्रोच से आप मल्टीपल जगह पर ट्राई करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगेन यू विल फील की हेल्पलेस। ओके, सो ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा वन बाय वन। आप सभी को जैसे डे 1 से इंटरव्यू देना है कोर्स खत्म होने के बाद, और अल्टीमेटली डे 1 से आपको सक्सेस भी रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप कुछ अप्रोच फॉलो करो। सेम अप्रोच से आप हर कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। सर डिड पास आउट 2022 कंसिडर एज ए फ्रेशर। देखो फ्रेशर कंसिडर करने के तरीके हर कंपनी की वो भी अलग है। जनरली स्टैंडर्ड माना जाता है कि आप करंट ईयर में पास आउट हो तो आप फ्रेशर हो, अदरवाइज यू आर नॉट फ्रेशर दो यू आर पास इन 2022। तो जनरली योर गैप विल बी ट्रीटेड एज 1 ईयर। ओके, और सर एक्सपीरियंस वालों को भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं? जनरली नहीं होता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस और लैटरल अगर हम इनपुट करते हैं तो उनको ये माना जाता है कि दे आर टेक्निकली साउंड और उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको जनरली नहीं होता है। बट आजकल क्या होता है, आप जब एक्चुअल में अप्लाई करोगे तो होता है कि वो बस आपको एक लिंक देंगे और उस लिंक पे जाके उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि आप ये 20 मिनट की एप्टीट्यूड एग्ज़ाम बस दे दीजिए, बिकॉज वो उनकी रिक्रूटमेंट की एक पॉलिसी थी। सो इट्स नहीं कि आपने उसको क्रैक नहीं किया तो आपको HR नहीं बुलाया, वो बस उनको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कंप्लीट करनी होती है। ओके, वो अलग अलग सिनेरियोज होंगे दोस्तों। कोई सर ये एज, या बोलिए एज। सर ये एज भी मैटर करता है क्या IT कंपनी में, कि सपोज आप 22 कोई एज नहीं मैटर पास आउट है, हरदीप, कोई लेकिन आपका एज जैसे 26 या 27 है? कोई एज मैटर नहीं करता है।
इफ़ यू आर गुड इन नॉलेज, आपका एज 45 भी हो तो आपको 45 lakhs के पैकेज पे ये रिक्रूट कर लेंगे। ओके, दीज आर द रियल सिनारियोज। ओके, मैं ये झूठ मैं- नहीं बोल रहा हूँ। एज अ फ्रेशर बात कर रहा हूँ सर, एज अ एज अ फ्रेशर बात कर। फ्रेशर मतलब मैं समझ नहीं आया, आपका फ्रेशर का एज तो एक ही होगा ना फिर 22 या 21, उस एज को हम फ्रेशर कहेंगे ना, कि मतलब 26 पे आपने कोई जॉब नहीं किया, ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर, जैसे हम लोग हैं, हाँ नहीं सर, समझे नहीं आप। बोलिए। सपोज हाँ बोलिए। हम लोग किसी और फील्ड में थे, हाँ, अभी हाँ, हम लोग ने क्लास ज्वाइन किया, हाँ हाँ 3 महीने बाद फिर हम लोग जा रहे हैं ओके, तो जॉब के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर। ओके, तो वहाँ पे जो है दोस्तों, आप फ्रेशर नहीं माने जाओगे। ऐसा भी नहीं कि आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, बट आप लेट पास आउट थे तो आपको एज अ फ्रेशर नहीं लेते। आपको दिखाना पड़ेगा आपने एक्चुअल में क्या किया। आपके पास आउट होने के बाद आपने आपका बिजनेस किया होगा, आपने कोई अलग जॉब किया होगा, तो आप फ्रेशर नहीं माने जाते हो। फ्रेशर मैं बोल रहा हूँ सिंपली वही माना जाता है जो इस ईयर पास आउट हो। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप जब भी पास आउट हो गए होंगे या लास्ट 2 ईयर्स को आपको उस दिखाना। केस में एज मैटर करती होगी? नहीं करती है, नहीं करती है। एज डजंट मैटर। अगर देखो, आपको अगर दिखाना है कि सर मैंने 1 साल काम किया है एज अ एक्सपीरियंस पर्सन और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही काम किया है, अगर आप ऐसे दिखा रहे हो, है ना, जिसको आजकल हम कहते हैं कि जैसे फेक एक्सपीरियंस, है ना, प्रोवाइड करना, तो वो करके आप जाओगे तो आप एक्सपीरियंस ही मानोगे, वो फ्रेशर नहीं माना जाएगा। बट आप सच में बताओ कि मैंने मेरी डिग्री 2019 में की है और 19 के बाद मैं बिजनेस कर रहा था, तो आपको बस गैप का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, बट स्टिल यू विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ फ्रेशर। वो मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आपका पास आउट ईयर उनके ईयर के पहले था, तो उनकी डेफिनेशन में तो आप फ्रेशर नहीं होते हो। क्लियर हुआ हरदीप? यस सर। डन। तो स्पेसिफिकली अगर एग्जांपल आपकी केस मान लूँ, तो जैसे आप 2019 में Yes, पास sir. आउट हो और भले उसके बाद आपने आईटी का कुछ जॉब नहीं किया हो या आप बिजनेस संभाल रहे हो, तो आप अभी अगर किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अप्रोच करते हो तो आप फ्रेशर नहीं माने जाते, बिकॉज आपका पास आउट ईयर ये 2023 नहीं था। ये सिंपल एकदम कंसेप्ट है। ओके, चलो, अगर कोई डाउट ना हो तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। थैंक यू।